पलवल का गढ़पुरी टोल प्लाजा एक बार फिर से विवादों में है। लंबे समय बाद शुरू किए गए इस टोल प्लाजा को लेकर फिर से तातारपुर गांव के लोगों ने पंचायत की और पंचायत में कई अहम फैसले लिए। पलवल के राजमार्ग 19 पर स्थित गढ़पुरी टोल प्लाजा काफी लंबे समय से सुर्खियों में छाया हुआ है। कभी इसको लेकर राजनीति हुई तो कभी टोल के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन तक हुए। टोल प्लाजा के आसपास के गांव वालों ने टोल हटाने को लेकर जी जान तक लगाई और आखिर में वो अपनी मांगों को मनवाने में भी सफल हुए, जिसके बाद 1 जुलाई से टोल प्लाजा शुरू किया गया। लेकिन अब टोल प्लाजा को लेकर नई जंग छिड़ गई है। दरअसल समझौते में मोटे तौर पर टोल प्लाजा के 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले गाँव को पूर्णतः फ्री करने की बात की थी, लेकिन यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले तातारपुर गांव के लोगों को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया, जिसको लेकर अब लोगों में रोष है। ये जो हमारे गढ़पुरी टोल बना है, इसके ऊपर हमने हमारे गांव जो नहीं लिया है, जो हमारे गांव के साथ एक सौतेला व्यवहार हुआ है, अनदेखी हुई है, उसके कारण हमने आपको कष्ट दिया और अपनी बस्ती यहाँ इकट्ठी की। ये भाई जो हमारे पड़ोस गाँव में जो हमसे दूर है, जो टोल से भी दूर है, उनको टोल में ले लिया गया, जैसे असाब जटोला, हरपली, और हमारे गांव को जो सबसे नज़दीक है बाई रोड 2.5 किलोमीटर और बाई एयर 1.5 किलोमीटर, उसको हमारे साथ अनदेखी करके उसको छोड़ दिया गया। तातारपुर गांव के लोगों की ओर से लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और वे साफ कह रहे हैं कि गांव बीजेपी का कट्टर समर्थक है, जिसके चलते ही गांव की अनदेखी की गई। क्योंकि ये स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है, जब 3 किलोमीटर के दायरे की बात आती है तो रोड से जाने पर जटोला, रसावती पीछे पड़ते हैं। छपरोला, पृथला और गढ़पुरी डोडसा के साथ इन 5 गांवों को काउंट किया गया, जिनमें 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर हमारा गांव आता है। और केवल ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है, पंडितों का गांव होने के कारण, ब्राह्मणों का गांव होने के कारण और भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक होने के कारण इस गाँव को अनदेखा किया गया। फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि उनके साथ भी न्याय किया जाए और टोल प्लाजा फ्री करने की सुविधा गांव वालों को मिले। ऐसे में अब गुस्साए ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल तातारपुर गांव के लोगों ने मांग की है कि उनके साथ भी न्याय किया जाए और फ्री टोल पास की सुविधा उनके गांव के लोगों को भी मिलनी चाहिए। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि जल्दी उनके गांव को फ्री टोल की सुविधा नहीं मिली तो वो आने वाले दिनों में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अस्पताल में दाखिल मरीजों का हाल तो बदहाल है ही, इसके साथ ही अस्पताल में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की भी समस्याएं बढ़ गई हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अस्पताल में मरीजों की दयनीय हालत कब तक सुधरेगी। गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में एक बार फिर सिस्टम की बदहाली देखने को मिली। बदहाली भी ऐसी कि जिस मरीज को इलाज मिलना चाहिए वो मरीज घंटों से कार्ड बनवाने के लिए कतार में खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ना तो उसका कार्ड बन रहा है और ना ही मरीज का इलाज हो रहा है। मजबूरन मरीज को सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल के MRI वार्ड में बिजली की तारों की लाइन डालने का काम किया जा रहा था। काम पूरा होते ही तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया था। अब घटना में अस्पताल के अंदर मौजूद मरीजों को तो कोई हानि नहीं हुई, लेकिन अब शॉर्ट सर्किट से अस्पताल की बत्ती गुल हो गई। कुछ मरीजों का आरोप है कि रात से ही अस्पताल में बिजली नहीं है, जिस कारण मरीजों को भीषण गर्मी में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मरीजों को अस्पताल में बाकी के कामों के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट की समस्या है कल से, इतना अभी 2 दिन का ही है। परेशानी है पेशेंट को भी, बच्चों को भी, अभी कुछ नहीं पता। समस्या ये था कि मतलब शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से लाइट नहीं आ रहा है रात से। कितनी परेशानी तो हो रहा है, गर्मी है कितना आपको पता ही है, तो बच्चे की जगह बाहर घूमना। वहीं अस्पताल में पहुंचे मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन की बदहाली पर भी सवाल उठाए हैं। बेबस मरीज घंटों लाइन में तो खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो उनका कार्ड बन पा रहा है और ना ही उन्हें इलाज मिल पा रहा है। कई मरीजों को तो मायूस होकर बिना इलाज कराए ही अस्पताल से वापस अपने घर जाना पड़ा। से ऊपर हो गया, कितना गर्मी लग रहा है, बच्चे को परेशान नहीं हो रहा है। 3 दिन हुआ, बहुत परेशान हो रहा है। एक तो पेशेंट उठ नहीं पा रहा है,
और अकेला मैं हूँ, बच्चा को संभालूं या पेशेंट। गुरुग्राम में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज से पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि गुरुग्राम की आबादी 40 लाख के करीब है और 40 लाख की आबादी के लिए 100 बेड का सिर्फ एक ही सरकारी अस्पताल उपलब्ध है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर कब जिला प्रशासन और सरकार गहरी नींद से जागती है और सरकारी अस्पतालों की दयनीय हालत में सुधार आता है। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में इन दिनों मरीजों की हालत दयनीय है। मरीजों को अस्पताल में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नकली पुलिसकर्मी बनकर लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी वर्दी की धौंस दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता था। आरोपियों ने आजकल पुलिस की वर्दी को ही अपराध का जरिया बना दिया है। पुलिस की गिरफ्त में काले कपड़े का नकाब डाले खड़ा ये शख्स भी कुछ इसी तरह से पुलिस की वर्दी को ढाल बनाकर गुनाह किए जा रहा था, लेकिन इसकी चालाकी ज्यादा दिनों तक काम नहीं आई, क्योंकि पलवल पुलिस को जैसे इसकी करतूतों की भनक लगी तो इसे दबोच लिया गया। आरोपी उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस का स्पेशल स्टाफ बनाकर लोगों को कानून का डर दिखाता था और उसके बाद उनसे मोटी रकम वसूल करता था। आरोपी की पहचान दीन मोहम्मद उर्फ दीनू के नाम से हुई, जो हरियाणा के नू जिले का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के फरीदाबाद में कई धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के पास से दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी, सिविल इंस्पेक्टर का आई कार्ड बरामद किया। वहीं आरोपी से नकली नोट भी बरामद हुए। इतना ही नहीं, आरोपी कई मामलों में कोर्ट से भगौड़ा भी घोषित हो गया है और कई बार जेल जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके उसके जहन में ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। शायद इसीलिए वो बेझिझक बिना डरे कानून की वर्दी को ही ढाल बनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता रहा। आपको बता दें, साल 1993 में फरीदाबाद में हुई पुलिस मुठभेड़ में दीनू का भाई मारा गया और दीनू उसी दौरान भागने में कामयाब रहा था। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले में आगे की जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि इस अपराध में उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने नकली पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है कि इस आरोपी के साथ साथ और कौन कौन लोग इस अपराध में शामिल थे। सोनीपत में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है, जहां एक कार को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। वहीं चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोनीपत में बढ़ रही चोरी की वारदातें पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। मानो सोनीपत आजकल चोरों के निशाने पर है। अज्ञात चोर आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और सोनीपत पुलिस चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। एक बार फिर सोनीपत के सबसे पॉश इलाके सेक्टर 14 से मामला देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ स्विफ्ट कार में सवार चोरों ने मकान नंबर 997 के बाहर खड़ी एक कार को निशाना बना लिया और करीब 28 मिनट बाद चोर बड़े आराम से कार को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। वहीं चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खड़ी करी गाड़ी, उसके जाके सो गए जी हम। सुबह करीब भाई घूमने गए थे, वो आए और आके देखा एकदम गाड़ी नहीं खड़ी। बाहर आए, हमारे पड़ोस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, कैमरे में चेक किया, यहाँ पे एक स्विफ्ट गाड़ी आती है, साइड में लग जाती है स्विफ्ट गाड़ी आगे। उसके बाद वो 10 मिनट तक गाड़ी के अंदर बैठते हैं। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर शीशा तोड़ के बाहर निकल के बोनट खोल के कुछ करते हैं और करीब 28 मिनट तक वो लोग यहाँ पे रुक गए थे। 28 मिनट बाद दोनों गाड़ी बैक करके वापस ले जाते हैं। शीशा भी तोड़ा गया था? हाँ, शीशा तोड़ा गया है। देखो आप कहाँ, देखो ये अक्षय जी, आपने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी? हाँ, यहाँ पे ऐसे राजेंद्र SHO जी है जी, उनको मैं बाकायदा FIR करा के आया हूँ। सुबह 5 बजे चला गया था, उन्होंने 100 नंबर पर फ़ोन करके और वो सर्वेलेंस पे भी डाला था। पीड़ित अक्षय गोयल का ये भी कहना है कि पुलिस यहाँ पर कोई गश्त नहीं देती। हालांकि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दी है और पुलिस ने भी शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी तरफ रेवाड़ी में भी बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए, जहां चोर बेखौफ होकर घर की दीवार फांदकर घर में घुस गए और पिस्तौल के बल पर परिवार को बंधक बना लिया, जिसके बाद 5000 कैश और आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं दोनों ही मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखना अब यही होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है।
आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज महत्वपूर्ण जॉइनिंग हुई है, किस तरीके से देखते हैं सर हरियाणा खेमे को लेकर? आज पटौदी से हमारे पूर्व विधायक, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश सचिव और इनके पिताजी भी विधायक थे, ये काफ़ी उस क्षेत्र के अंदर प्रभाव रखते हैं। इन्होंने ज्वाइन किया है। एक दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ रिटायर अधिकारी हैं जो एक वित्त कंपनी के अंदर राष्ट्रीय स्तर के विजिलेंस ऑफिसर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। और बिनायन खाप के वरिष्ठ नेता ने ज्वाइन किया है। पूरा हरियाणा अब बदलाव चाहता है। हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहता है। हरियाणा भी दिल्ली मॉडल चाहता है और हम उस दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं ताकि हरियाणा के अंदर दिल्ली मॉडल है। आपके नेतृत्व में लगातार काफ़ी आप सकरे नजर आ रहे हैं, हरियाणा में लगातार ज्वाइनिंगें हो रही हैं और लगातार आप ग्राउंड पर भी जा रहे हैं। किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? क्योंकि नगर निगम के चुनाव हैं, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं सर। अभी नगरीय निकाय के चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे रही। शहरी वोटरों पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव भी वर्तमान सरकारों का होता है। अभी नगर निगम के चुनाव हैं, हमें उम्मीद है कि हम नंबर 1 पे आएंगे। पंचायत के चुनाव है, पक्का नंबर 1 पे आएंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर अभय सिंह चौटाला ने एक बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने 2 दिन पहले पीसी की है। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत हैं, जो विधायक बिके हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे लेकर वोटिंग किया। किस तरीके से देखते हैं सर आप उनके बयान? मैं कहता हूँ एक विशेष बात नहीं है। इस देश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व बहुत कमजोर हो रहा है। कांग्रेस या तो जीतती नहीं या तो बिक जाती है। आपने कर्नाटका में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने गोवा के अंदर देखा, अभी महाराष्ट्र में इनके समर्थन की सरकार का क्या हुआ, आपने सब चीजें देखी है। तो हरियाणा के अंदर भी कोई ताजुब नहीं है। राज्यसभा का चुनाव में इस दफा गड़बड़ी नहीं, पिछली बार भी ऐसे हुआ। सर, एक चेयरमैन पर विजिलेंस कार्रवाई करने जा रही है, रिश्वत लेने का आरोप है। दिनेश दलाखना है, फरीदाबाद से चेयरमैन है वो बीजेपी के। किस तरीके से देखते हैं सर? बीजेपी भी अपने नगर भ्रष्टाचार में लिप्त होती नजर आ रही है। वो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी है, तो मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा ये सारे भ्रष्ट लोग आपके करीबी इतने क्यों होते हैं, ये मुख्यमंत्री जी बताएं। धन्यवाद सर। हमारे साथ जो प्रभारी हैं सुशील गुप्ता, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी हरियाणा में सक्रिय हो रही है और नगर निगम चुनाव को लेकर हम काफ़ी एक्टिव हैं। हम नगर निगम चुनाव सिब्बल पर लड़ेंगे। पिहोवा के नवनिर्वाचित नगर पालिका चेयरमैन इन दिनों एक्टिव मोड में हैं। आशीष चक्रपाणी ने पिहोवा के विकास के लेकर क्या रोड मैप तैयार किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुए और पिहोवा नगर पालिका से जीत हासिल की आशीष चक्रपाणी ने। और आशीष चक्रपाणी अब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि जनता की समस्याओं के समाधान के साथ साथ गौवंश सहारा, ड्रेनेज सिस्टम सुधार पर भी उनका खास फोकस रहेगा। कि हमारी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र चुनाव के समय में जारी किया था। 29 सूत्रीय संकल्प पत्र है हमारा, जिसमें पिहोवा के विकास को लेकर के हमारा पूरा जो विज़न है वो उसमें संकलित है। और इसके अलावा जो है पिहोवा की जो समस्याएं हैं जिनके निराकरण का हमने प्रयास करना, वो भी उसमें प्रदर्शित की गई हैं। तो हम उस संकल्प पत्र के आधार पर जो है पिहोवा की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे और विकास की जो पिहोवा की जितनी भी योजनाएं हैं उनको बना करके जो है उनको प्रैक्टिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करेंगे। कि मुख्य समस्याओं में पिहोवा का एक तो जो बेसहारा गौवंश है वो भी एक मुख्य समस्या है। इसके अलावा नवनिर्वाचित चेयरमैन आशीष चक्रपाणी ने यह भी दावा किया कि क्षेत्र के सभी वार्डों का समान विकास किया जाएगा। जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके पश्चात जो है पूरा इसका रोड मैप तैयार कर दिया जाएगा और इसके लिए हम जल्दी से जल्दी तय सीमा मतलब समय की सीमा तय करके जो है इसका निदान करने का प्रयास करेंगे। जी, जो भी जिस वार्ड में जो भी समस्याएं हैं उसको हम रेखांकित करेंगे। उस वार्ड के प्रतिनिधियों से उसका विचार विमर्श करके जो है उसके लिए हम योजना बना करके जो है उनको दूर करने का। आशीष चक्रपाणी ने चुनाव से पहले पार्टी के संकल्प पत्र का भी जिक्र किया, जिसमें 29 सूत्री बातों को उल्लेख है। संकल्प पत्र के मुताबिक जनता से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। वहीं चेयरमैन आशीष चक्रपाणी ने पिहोवा की समस्याओं का निराकरण और नई विकास योजनाओं को बनाना अपनी प्राथमिकता बताया है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को नकली बताई जाने वाली याचिका को सोमवार को सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को इस प्रकार की याचिका लगाने पर फटकार भी लगाई।
इस वीडियो के सामने आने के बाद से राम रहीम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। राम रहीम असली है या नकली? ऐसे कई सवालों के जवाब राम रहीम के समर्थक तलाशने में जुट गए। इन सब के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। पेरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम असली है या नकली? राम रहीम के समर्थकों ने शक जताया कि उत्तर प्रदेश के बागपत में आश्रम में पहुंचा राम रहीम नकली है, जिसके हाव भाव उनके असली गुरु राम रहीम जैसे नहीं। अब इस मसले पर जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही फटकार लगा दी। कोर्ट ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से ये याचिका डाली गई। याचिका में कहा गया कि पैरोल पर आया राम रहीम असली नहीं है। इन्हीं लोगों ने 2019 में भी ऐसी एक याचिका लगाई थी, जिसमें राम रहीम को जेल में जान का खतरा बताया गया था। उस समय हाईकोर्ट ने इन लोगों की याचिका को जांच के बाद खारिज कर दिया था। आज भी हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कोई इंसान अपना वजन कम करता है तो ये उसका पर्सनल मुद्दा है। वहीं इस मसले पर हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने इन बातों का अफवाह बताया था। हाईकोर्ट ने कहने था, हाईकोर्ट के फैसले को तो कोई चैलेंज नहीं करता। देखिए, सीबीआई कोर्ट सजा करती है, हमारे डीजीपी जो है उनके सुपरविजन में सारा ऑपरेशन हो रहा है। इमीडिएट बाबा को हम अरेस्ट कर लेते हैं, जेल में चले जाते हैं। हमारे पास इतने दिन उनका परिवार उनसे मिलता है, उनकी माँ मिलती है, उनका बेटा मिलता है, उनकी बेटियाँ मिलती हैं, उनके दामाद मिलते हैं। अब वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कौन करेगा? जब वो बाबा है, उसके बाद सारे रिकॉर्ड पे सजा काटते हैं। हमसे आगे यूपी की गवर्नमेंट, क्योंकि डिविजनल कमीशन ने उन्हें पैरोल दी 3 साल के बाद जो मिलती है, उसके बाद वो कहाँ जाना चाहिए, उनकी इच्छा थी कि मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, वहाँ पर चले गए। अब बेकार की बातें, इसके लिए समय बर्बाद करना, हाईकोर्ट ने कर ही दिया ना फैसला। आपको बता दें कि 17 जून को राम रहीम सिंह जेल के पैरोल पर कुछ दिन के लिए बाहर आया था। इन सब के बीच राम रहीम के असली नकली होने के सवाल उठने लगे। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन ने इसे श्रद्धालुओं को गुमराह करने की साजिश करार दिया। गौरतलब है कि साल 2019 में भी गुरमीत राम रहीम की जान को खतरा बताने वाली एक याचिका इसी प्रकार से लगाई गई थी, जिसे बाद में तथ्य न मिल पाने के आधार पर खारिज कर दिया था। नूंह जिले के नगीना खंड की पानी की समस्या अब दूर होने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से करोड़ों का बजट जारी कर 52 गांवों में पीने की पानी की समस्या का समाधान किया गया है। नूंह जिले में लंबे अरसे बाद पानी की समस्या खत्म होने जा रही है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने नूंह जिले के लोगों की पानी की समस्या पर संज्ञान लिया है और जिले भर के 52 गांवों के लिए करोड़ों के बजट का इस्तेमाल किया गया है। यमुना किनारे सुल्तानपुर गांव से 8 बोरवेल लगाकर नगीना खंड के गांव को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने इस परियोजना को शुरू कराने से लेकर इसे तेजी से अमली जामा पहनाने के लिए न केवल बात को विधानसभा में उठाया, बल्कि विधानसभा की कमेटी का क्षेत्र में दौरा कराया। मेवात के खंड नगीना में जो 52 गाँव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, तो इसको जल्दी से जल्दी और रेनीवेल लाइन यहाँ लाई जाए ताकि पानी मिल सके। और ये प्रोजेक्ट सबसे फास्ट सरकार ने संज्ञान में लिया और सबसे जल्दी अप्रूव किया। ये 228.45 करोड़ का ये 52 गांव नगीना ब्लॉक के लिए ये प्रोजेक्ट मंजूर किया सरकार ने फरवरी 2021 में। उसके बाद ये इसकी टेंडरिंग हुई और टेंडरिंग के बाद जेनआईटीज बनी। उसके बावजूद सरकार ने काम किया। तकरीबन 228 करोड़ रुपए की लागत से यमुना किनारे बसे सुल्तानपुर गांव से पानी इन गांवों में पहुंचाया जा रहा है, जिनमें भादस, उमरा, खानपुर घाटी, जलालपुर इत्यादि गांव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर, भादस और उटावड़ में 50 लाख लीटर क्षमता के 3 मेन बूस्टिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 लाख लीटर क्षमता के टैंक भादस, उमरा, खानपुर घाटी, नगीना और जलालपुर गांव में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पहले बूस्टिंग स्टेशन ही नहीं थे। उन सभी गांवों में सब बूस्टिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कैपेसिटी का टैंक बनाया जा रहा है, जो पूरा अपना नगीना ब्लॉक है, जो भी इसको पूरे को कवर करेगा। इससे 4 IBS कनेक्ट होंगे, जलालपुर, उमरा और IBS खानपुर घाटी और IBS भादस।
ये लगभग जो अपना ये टैंक है जो ये 250 लाख के समथिंग इसकी जो अमाउंट है इतनी लागत से बनाया जा रहा है। बाकी जो IBS है वो इससे अलग है। पहले यहाँ पे इतनी परेशानी थी कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हर महीने हर घर में जो बड़ा परिवार है करीब 3-3.5 हज़ार रुपये का पानी पीता था। अभी टैंक बनने से बहुत सुविधा हो जाएंगी जी। गांव का सबका आजू बाजू गांव का सबका परेशानी पानी की दूर कम जाएगी जी। ये न विधायक जी बनवा रहे हैं, विधायक मामन खानी जी ने। अच्छा प्रयास है, बिल्कुल अच्छा प्रयास है। कितना फायदा गाँव के लोगों को फायदा? सबको बहुत अच्छा फायदा जी। ऐसा विधायक पहली बार मिला है। बता दें कि नगीना खंड के 52 गांव में सिंचाई का पानी बिल्कुल भी नहीं है। भूजल गहरा और खारा है। हर परिवार को हर महीने 4 से 5 हजार रुपए का पानी हर महीने खरीद कर पीना पड़ रहा है। एक टैंकर 1000 रुपए का पड़ता है। उसी से पीने, कपड़ा धोने सहित अन्य काम किए जाते हैं। पीने के पानी के साथ साथ इस खंड के गाँव में सिंचाई के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मवेशियों को भी पीने का पानी की खासी दिक्कत है। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका खंड के 80 गांवों को पानी देने के लिए 263 करोड़ रुपए की परियोजना पर पहले ही काम चल रहा है, जिसे 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर हरियाणा की फिरोजपुर झिरका विधानसभा उन विधानसभाओं में शामिल है जिनमें पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा नगीना खंड के करीब 12 गांव ऐसे भी है जहां पर की बूथ स्टेशन नहीं थे, लेकिन अब इस समस्या का भी समाधान किया है। कुल मिलाकर नगीना खंड के लोगों की हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। हाल ही में हुई बरसात ने यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज का जल स्तर बढ़ा दिया है, जिसके चलते बैराज से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी यमुना नहर की तरफ पानी को डाइवर्ट किया गया है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही बाढ़ का खतरा भी साथ आ जाता है। मॉनसून शुरू होते ही लोगों को गर्मी से काफी हद तक निजात तो मिल रहा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश दिल्ली वालों के लिए टेंशन बन गई। हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में छोड़ा जा रहा पानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा रहा है। जहां कुछ हफ्ते पहले तक हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर काफी कम मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा था और इसके चलते दिल्ली वासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। लेकिन अब उसी हथनीकुंड बैराज से 18,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है और आने वाले दिनों में इसकी मात्रा भी और ज्यादा बढ़ सकती है, जो दिल्ली वालों के लिए टेंशन बढ़ाए हुए है। वहीं दूसरी ओर हथनीकुंड बैराज में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अभी जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे है। हथनीकुंड में खतरे का निशान 70,000 क्यूसेक पर है, लेकिन अभी यहाँ 38,000 क्यूसेक पानी ही था। बावजूद इसके एहतियात के तौर पर पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश की ओर से 2,000 क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया गया है। वहीं पश्चिम यमुना नहर में करीब 17,000 क्यूसेक पानी को मोड़ा गया है। आपको बता दें, इन दिनों हिमाचल में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर है और इसी के चलते हथनीकुंड का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बहरहाल बारिश से कहीं राहत है तो कहीं बारिश आफत बनकर बरस रही है। वहीं दिल्ली में बिना बारिश की बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बारिश दिल्ली के लिए आफत बनी हुई है। दिल्ली के निचले इलाके हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में 48 से 72 घंटे लगते हैं और आने वाले दिनों में जब ये पानी दिल्ली पहुंचेगा और पहाड़ों में बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा तो दिल्ली वालों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि अभी खतरे की तो कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में तेजधार बारिश से न सिर्फ दिल्ली की मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि यमुना नहर के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की परेशानी भी बढ़ सकती है।